Assalamualaikum. Good morning. Good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. क्या हाल है जी? जल्दी से पहले वो बुरी खबर पहले हो जाए तो कराची वालों आप लोगों के लिए फोरकास्ट ये यानी हमारे लिए फोरकास्ट ये कि ये हफ्ता जो है ये हमारे लिए काफ़ी खासा गर्म होने वाला है। मुमकिन तौर पर एक हीट वेव का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये हफ्ता वैसे तो कराची में गर्म होगा लेकिन इस्लामाबाद में खासी गर्मा गर्मी की तवक्को जाहिर की जा रही है क्योंकि आज है पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन, फिर वो इलेक्शन कमीशन का मामला, EVM पर हुकूमत बजिद, इलेक्शन कमीशन और ऑपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात, फिर साथ ही में PDMA पर सहाफ़ी बिरादरी, सहाफ़ी जो हैं वो इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे हैं, उस बारे में भी आपको अपडेट PMDA पे। और ये भी आपको बता दें कि ओवर द वीकेंड यानी कि कल इंतखाबात हुए हैं कंटोनमेंट बोर्ड्स के और ओवरऑल पार्टी पोजीशन भी हमें नजर आ गई है। वैसे वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी जितने खुशी के शादियाने बजा रहे हैं, शायद अगर आप पार्टी पोजीशन पर नजर डालें तो उतनी खुशी की बात है नहीं। आप पंजाब भी देख लें तो काफी अच्छी तरह मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 63 उम्मीदवारों के साथ ऑल्दो सरे फहरिस्त है लेकिन मुस्लिम लीग नून दूसरी जमात के तौर पर सामने आई है और बहुत ही कम नशिस्तों का फर्क है। 59 अब तक नशिस्तें सामने आई हैं। मुस्लिम लीग नून की आज़ाद उम्मीदवार 52 नशिस्तें जीत गए हैं और मुल्तान से तो ऐसी खबरें भी आई हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है। पीपल्स पार्टी 17, MQM पाकिस्तान 10 नशिस्तों के साथ मैदान में है। मोर डिटेल्स लेटर ऑन इन द शो एज वेल। और साथ साथ बता दें कि ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और कोविड जो है ना वो साथ साथ बिल्कुल चल रहा होता है। कभी हम कुछ कमी देख लेते हैं, कभी कुछ ज़्यादा नंबर्स देख लेते हैं। पिछले 24 घंटों के हवाले से आपको बता दें 67 डेथ्स बिकॉज ऑफ कोविड ये 24 घंटों में। और जब हम डेथ्स कहते हैं ना, आई एम सॉरी इट माइट साउंड वेरी इनसेंसिटिव कि हम जी एक फिगर बता के निकल गए हैं, हम ये इन खानदानों की बात करें, ये फैमिलीज़ हैं, ये इंडिविजुअल्स हैं, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी की माँ, दीज आर एक्चुअल रियल पीपल। लेकिन अफसोस की बात है ये स्टैट एक बन जाता है 67 पीपल डेड। और पॉजिटिविटी रेट अगर मुल्क में आपको बताएं तो थोड़ी सी पॉइंट कमी नजर आ रही है हमें, 5.62 ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट। सूरत हाल हम भी अब 2 साल से ऑलमोस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर। इट इज मोर और लेस same since a few weeks in Pakistan, I guess. That's right. एकदम से स्टीप आता था, एकदम से नीचे चले जाता था, मामला वो नहीं हो रहा है, स्टैग्नेंट है ऐसा लग रहा है हमारी सूरत हाल। लहरी साहब को याद करेंगे और उमर शरीफ साहब की सेहत से मुताल्लिक बहुत लोगों में तशवीश पाई जाती है तो फवाद चौधरी साहब ने भी इस बारे में ट्वीट किया है। वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा जी उनसे राब्ते में हैं, उनके डॉक्टरों की टीम से हुकूमती लोग राब्ते में हैं और उनको बाहर भेजने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। दैट वुड बी इंडीड वंडरफुल। और ओवर द वीकेंड एक सालगिरह थी डॉक्टर अदीब रिजवी साहब की जो कि SIUT के बानी हैं, फिलांथ्रोपिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ही इज टर्न्ड 82 सो उनको भी हैप्पी बर्थडे कहेंगे और अपने शो का आगाज करेंगे। बिल्कुल मुमकिन तौर पर जो सियासी गर्मा गर्मी आप बता रही थी ना, उसके हवाले से ही बात शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ECP फर्स्ट। और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पहले दिन से जारी लड़ाई का अखाड़ा बना हुआ है और आम इंतखाबात से लेकर सेनेट इलेक्शन हो या फिर 10 का ज़िमनी इंतखाब, इलेक्शन कमीशन दोनों फरीकैन के निशाने पर रहा है। और अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से अगले इंतखाबात का ऐलान मुल्क में नया सियासी तूफान ला रहा है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है 2018 के इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन का भरपूर दिफा करने वाली तहरीक इंसाफ EVM के इशू पर अपने ही लाए हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। अब ऑपोजिशन उनके दिफा में खड़ी है। बड़ी मजे का केस सूरत हाल है। अब इससे पहले सेनेट इंतखाबात पर भी PTI वज़रा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा किया था। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर खड़ा होने वाला तूफान जल्द थमता नजर नहीं आ रहा। बहरहाल इलेक्शन कमीशन जो है वो भी अपने मोर्चे संभाले बैठी है। तहरीक इंसाफ वज़द है कि वो अगले इंतखाबात EVM के जरिए ही करवाएगी। ऑपोजिशन का कहना है कि हुकूमत मशीनों के जरिए धांधली करना चाहती है। अब हालात ये हैं कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के तर्जुमान शहबाज गिल तो आपको पता उन्हें थोड़ी सी शय दें, वो तो बिल्कुल टाइम्स ऐसा लगता है कि आपे से बाहर हो जाते हैं। तर्जुमान शहबाज गिल ऑपोजिशन को धमकियां देने पर उतर आए हैं। तमाम मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बरहम है। आज इस बारे में अहम इजलास उधर भी होना है, यानी इलेक्शन कमीशन का भी एक अहम इजलास होना है। फेहरिस्त में आप सवाती साहब को कैसे भूल गए? वो तो जला देना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को। उनके तो इतने नहीं, उन्होंने कहा ऐसे इदारों को जला देना चाहिए। तो फिर मुझे याद आया कि इदारों का तकद्दुस तो हम सब पर वाजिब नहीं था। तो जब
इदारे तो सभी इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन भी उतना ही मुकद्दस इदारा है जितना कोई और इदारा मुकद्दस है, इसलिए किसी भी इदारे के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना कि इसको जला देना चाहिए या इसको खत्म कर देना चाहिए, और अजीब बात है कि ये ऑफेंड होना चाहिए सबको। ये हुकूमत की साइड से अगर ऐसी बात हो रही हो, मतलब कि हमें तो प्रिजर्व करना है अपने इदारों को, हमने तो उनको स्ट्रॉन्गर बनाना है, और लेट अलोन उल्टा हुकूमत की साइड से इस किस्म की जब स्टेटमेंट्स आ जाती हैं तो आर यू स्टार्ट रीथिंकिंग कि इधर ये थॉट प्रोसेस है क्या। आपको ये भी बता दें कि दूसरी तरफ आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी हो रहा है, जिसका हमने पहले जिक्र किया है। सदर मुमलिकत मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे, जिसमें अपोजिशन और हुकूमती अरकान के आमने सामने आने का खदशा है, और इन द पास्ट भी जब हमने ये होते देखा है तो उसके बाद काम की बात कोई नहीं हो सकती और एक शोर का माहौल जो है वो ज़्यादा बन जाता है। हुकूमत का दावा है आइंदा इंतखाबात गैर मुतनाज़े बनाने हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ही इसका वाहिद हल है। अपोजिशन भी वाजे कर चुकी है वो किसी सूरत EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए इलेक्शन नहीं होने देगी, और इस तरह तो ऑब्वियसली इंतखाबात होने से पहले ही मुतनाज़े हो गए हैं। इतनी बात उसके हवाले से हो रही है और इतने डटे हुए हैं अपने अपने मौके पर। वो कहते हैं कि तमाम इलेक्शन EVM के थ्रू होना है, वो कहते हैं होना ही नहीं है। ऐसा लगता है कोई लचक दिखाने के लिए तैयार है नहीं। क्योंकि इसमें फिर आपको ये नजर आ जाता है ना कि EVM के थ्रू अगर कोई वोटिंग सिस्टम होगा, इलेक्शंस होंगे, वो मुतनाज़े होंगे, EVM ना यूज किए गए तो वो मुतनाज़े होंगे। तो ये पूरा प्रोसेस ही कंट्रोवर्शियल हो गया है और बहुत दिन तो है नहीं, जाहिर है कि 3 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है। अगले इंतखाबात में कम ही वक्त रह गया, अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो कुछ बात बनेगी। हम जरा हुकूमती मौक़िफ़ भी लेते हैं, अपोजिशन का मौक़िफ़ भी लेंगे। पहले हुकूमती मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, हालिया बयानात साफ बता रहे हैं कि हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM पर नो कॉम्प्रोमाइज़ की अपैरेंटली पॉलिसी अपनाई हुई है, तो किसी सूरत कोई लचक अभी तक तो एटलीस्ट नहीं दिखाई गई है। इतना सख्त मौक़िफ़ रखते हुए क्या उम्मीद है आपको पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है इसमें अपोजिशन आपसे ताउन करेगी, कोई बातचीत हो सकती है, कोई बीच की राह निकल सकती है? इज एनी पॉसिबिलिटी? 2 तरामीम थी जिनमें ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स वाली एक है और दूसरी जो है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जो इजहार राय का जो तरीक़ाकार है उनके ऊपर जो थी तरामीम, उनको जो है अपोजिशन ने बिल्कुल बगैर किसी गौर फिक्र के पास जिससे कहते हैं सरे दस्त मुस्तरद कर दिया। तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं इन मीटिंग्स में खुद मौजूद था, मैं खुद उस कमेटी का रुकन हूँ, मुझे भी कुछ मायूसी हुई है देख के कि अपोजिशन जिस तरह से मुस्बत किरदार उसमें अदा कर सकती थी वो उन्होंने बिल आखिर, मेरे ख्याल वो गुफ्तगू तो चलती रही, उस वक्त तो ऐसे लग रहा था कि कुछ हम रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन फिर उनकी तरफ से जो है जो नो कॉम्प्रोमाइज़ वाला सिलसिला सामने आया। अब बात रह गई मुश्तरका इजलास की, तो मुश्तरका इजलास में तो अब सेनेट की जो इलेक्शन मार्च 2021 में हुए हैं उसके बाद जो सामने आ गई है जो नशिस्तों की जो तादाद है उसमें तो गवर्नमेंट के पास अब दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास में एक वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है। सो बहरहाल अपोजिशन अगर उस वक्त भी कुछ मुस्बत किरदार अदा करना चाहे तो वो वेलकम है, लेकिन उनका रवैया इसी तरह, नो कॉम्प्रोमाइज़ का उनका रवैया इसी तरह रहा तो फिर देखें जमहूरी निज़ाम में पार्लिमानी जो सिस्टम है उसमें फिर बिल आखिर तो अक्सरियत का ही जो होता है वो फैसला वो फिर लागू होता है। वैसे नो कॉम्प्रोमाइज़ का स्टांस तो दोनों तरफों से है, इसलिए एक को क्या इल्ज़ाम लगाया जाए। वलीद इकबाल साहब ये भी बताइएगा कि चीफ इलेक्शन कमीशन पर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए इंतहाई संगीन है, तो ये आपकी ही लिए ऑब्वियसली आप ही के लाए हुए चीफ हैं, लेकिन चलें अब आपकी पॉलिसी जो है बदल गई है, फाइन मान गए, तो इनसे इस्तीफ़े का मुतालबा करने के बजाय इनके खिलाफ अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्यों नहीं चले जाते? हटाना है तो अमली कदम उठाएं। देखें जी, जिन मीटिंग्स में मैं मौजूद था और ख़ास तौर पे जो आखिरी मीटिंग हुई जुमे के रोज़, उस दिन 10 तारीख थी, वहाँ पे मेरी मौजूदगी में कुछ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके मखसूस ऊपर तो कोई इस तरह की बात नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन पे बहैसियत मजमूई जो था एक जो है एतराज़ का और सख्त जो है एतराज़ और सख्त ज़बान का भी इस्तेमाल हुआ। बहरहाल बाद में शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने नहीं देखी उसमें मैंने अखबार में पढ़ा है कि इस तरह की कोई बात आई है, लेकिन इस बात की मैं आपको यकीन दहानी कर सकता हूँ
कि हुकूमत की तरफ से कोई भी इक़दाम हुआ किसी भी हवाले से, तो वो कानून और आइन के ऐन मुताबिक होगा। कानून और आइन ही में अगर ऐसी कोई गुंजाइश जो है मौजूद कि किसी भी आला जो है ओहदेदार, उनके ऊपर कोई अगर ऐसा इल्ज़ाम है या ऐसे शवाहिद हैं कि वो अपने फ़राइज़ आइन के मुताबिक अदा नहीं कर रहे, मैं किसी मखसूस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से नहीं कह रहा, मैं बिलउमूम बात कर रहा हूँ। तो इसमें बल्कि अदलिया के भी अरकान जो हैं, आला अदलिया के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, और उसके साथ साथ दीगर और कुछ इदारों के जो अरकान हैं आला सतह के, उसमें इलेक्शन कमीशन भी है, नैब भी है और चंद और भी हैं, जिनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी हो और ऐसी कार्रवाई जिसके नतीजे में वो ओहदे से भी बरतरफ हो सकते हैं, तो कानून और आइन के मुताबिक ही होगा। जो भी इक़दाम होगा वो कानून और आइन के मुताबिक होगा। बहुत शुक्रिया आपका। वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो इस्तीफे के मुतालबे से बेहतर है कि जो कानूनी रास्ता जिसका आप भी तस्करा कर रहे हैं मौजूद है तो उसको अपनाया जाए, फिर बिस्मिल्लाह करें अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो। अच्छा जी, इसी पे ज़रा अपोजिशन का मौक़िफ़ लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, हुकूमत का वाज़ेह ऐलान है कि इलेक्शन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होंगे, अपोजिशन रोक सकती है तो रोक ले, नहीं रोक सकती। आप लोगों के पास वैसे नंबर्स तो हैं नहीं, दूसरा इत्तेहाद भी नहीं है, फिर हुकूमत ठीक ही कहती है अपेरेंटली, कैसे रोकेंगे इस सारे प्रोसेस को? अपोजिशन का भी वाज़ेह ऐलान है कि इलेक्शन जो है वो ईवीएम के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि ईवीएम जो है वो एक फ्रॉड मशीन है और उसके ज़रिए से हुकूमत जो है वो इलेक्शन चोरी करना चाहती है। और इस सिलसिले में जो लेजिस्लेशन अगर यकतरफ़ा तौर पे की गई, तो इससे पहले ये रवायत है कि इलेक्शन लॉज जो हैं वो हमेशा कंसेंसस के साथ अमेंड होते हैं। इस मरतबा अगर इन्होंने यकतरफ़ा तौर पे अमेंडमेंट्स की तो उन अमेंडमेंट्स को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसके ख़िलाफ़ जो है वो फिर एहतजाज और इलेक्शन के बाइकआउट तक जो है वो नौबत जा सकती है। लेकिन ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हुकूमत जो है वो यकतरफ़ा तौर पे ईवीएम की बुनियाद के ऊपर जो है वो पूरा इलेक्शन उठा के ईवीएम के हवाले जो है वो कर दे। हाँ, अगर टेक्नोलॉजी ने आना भी है तो उसको पायलट करें, जिस तरह से कानून में दर्ज है, जिस तरह से इससे पहले 2017 में जब पार्टीज़ की आपस में बात हुई तो जो कंसेंसस हुआ था, तो ये हुकूमत अपनी मर्ज़ी से जो है वो इस तरह नहीं कर सकती, और ये करेगी तो इसके बड़े ही डैमेजिंग और बड़े ही जो है वो जमहूरियत के लिए मुज़र असरात मरतब होंगे। वैसे राना साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इतनी पुरानी बात भी नहीं है, इसी साल के आगाज़ की बात है कि एक इशू पर आप भी आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बात कर रहे थे, मुजाहरे कर रहे थे, इस्तीफ़ों के मुतालबे भी थे, तो आज हुकूमत ये कहती है तो आपको ये गलत लगना स्टार्ट हो गया। एहसास होता है कि आईनी इदारे पर अपोजिशन की जानिब से भी इस तरह की बात करना बिल्कुल गलत है? देखिए, जमहूरियत में अपोजिशन और हुकूमत का किरदार जो है वो अलग अलग होता है। अपोजिशन का तो काम है एहतजाज करना, अपोजिशन का काम है इख्तलाफ करना, हिज़्ब इख्तलाफ होती ही इख्तलाफ करने के लिए है। लेकिन गवर्नमेंट जो है उसे एक ज़िम्मेदाराना रवैया जो है वो निभाना होता है, इस लिहाज से कि उसका काम तनकीद करना नहीं है, उसका काम इख्तलाफ करना नहीं है, उसका काम परफॉर्म करना है। तो ये हुकूमत जो है, ये अजीब हुकूमत है कि ये हिज़्ब इख्तलाफ का रोल ही जो है वो हर वक्त अपनाए रखती है। दूसरा ये है कि हमने अगर किसी मुतालबे पे, और वो हमारा जायज़ मुतालबा था कि जिस तरह से वो जो फॉरेन फंडिंग अकाउंट हैं वो साल से जो है वो चलते आ रहे हैं, अभी भी चलते आ रहे हैं, तो उसके ख़िलाफ़ और इलेक्शन के हवाले से हमारी एक जायज़ डिमांड थी। तो हमने वहाँ पे पहुँच के एहतजाज किया था। एक जमहूरी आइनी जो हमारा हक है को हमने वहाँ पे गालियाँ नहीं दी थी। हमने इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग को जो है वो आग लगाने की बात नहीं की थी। हमने ये भी नहीं कहा था कि आपने जो है वो पैसे पकड़े हुए हैं। अब एक वज़ीर जो है वो उस कैपेसिटी में बैठ के जो है वो वहाँ पे आग लगाने की बातें करे और जहन्नम में भेजने की बातें करे और पैसों की जो है वो बात करे, तो ये तो फिर जो है ये अदारों को रेडिक्यूल करने वाली बात है। और फिर सदर ममलकत का हाल आप देखें कि वो बैठ के जो है वो हुकूमती मेंबरान से जो है वो अपोजिशन के लोगों की जो है वो बेइज्जती करवाता है, उनके ऊपर जो है वो तनकीद करवाता है। तो हमने कोई इलेक्शन कमीशन के सामने को उनके साथ बैठ के
ऑन देयर फेस जो है वो हमने कोई उनके ख़िलाफ़ कोई सख्त बात नहीं की थी। हमने वहाँ पे एक अपना एहतजाजी जो डॉक्यूमेंट है वो उनकी खिदमत में पेश किया था। अब हुकूमती मेंबरान ने और वज़रा ने तो बाकायदा बैठ के उनको सामने गालियाँ दी। अच्छा नाना साहब, लास्टली सदर साहब का आप तस्करा कर ही रहे हैं, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, सदर साहब का खिताब है। अब लग रहा है हमें कि ऑपोजिशन जो है वो आराम से सब कुछ होने देगी नहीं, तो क्या प्लान है? कोई डिस्कशन हुई है बाकी जमातों से भी, पीपल्स पार्टी से भी जो अब पीडीएम का हिस्सा नहीं है, ऑल्दो एहतजाज होगा, बाइकॉट करेंगे, क्या सोचा है? देखें, नहीं कोई हंगामा राई नहीं है। एक जमहूरी और कानूनी एहतजाज जो है वो हमारा हक है, क्योंकि सदर ममलकत जो है वो उन्होंने कोई समझ की, कोई अकल फ़िक्र की बात तो उन्होंने करनी नहीं है। उन्होंने सिर्फ आगे झूठ बोलना है, इस हुकूमत की कारकर्दगी के किस्से बयान करने हैं, जबकि कारकर्दगी जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। तो उन्हें ऐसा जो है वो ना आवाम सुनना चाहते हैं, ना अपोजिशन सुनना चाहती है। तो इसलिए हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे, और ख़ास तौर पे जो मीडिया का गला घूंटा जा रहा है और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को बुलडोज़ किया जा रहा है, दो ये ऐसे मेन इश्यूज़ हैं कि इनके ऊपर जो है वो अपोजिशन को अपनी आवाज़ जो है वो कल बुलंद करनी चाहिए। और PMLN का यही स्टांस है, लेकिन अपोजिशन की जो मुश्तरका मीटिंग या कमेटी है उसमें जो फ़ैसला होगा अक्सरियत राय से या सब पार्टियों की मशावरत से, उसी के ऊपर PMLN भी जो है वो अमल करेगी। शुक्रिया राना साहब हमारे वक्त देने के लिए। लेट्स सी क्या होता है। आज दोपहर 4 बजे ऑलमोस्ट इजलास शुरू होगा, तो फिर जियो न्यूज़ वुड कीप यू पोस्टेड, अपडेटेड। मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आ गए हैं, और 41 कंटोनमेंट बोर्ड्स के 212 वार्ड्स में 1560 यानी 1560 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हुआ। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक जारी रहा, और गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 63, मुस्लिम लीग नून के 59, आज़ाद उम्मीदवार 52, पीपल्स पार्टी के 17, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 10, जमात इस्लामी के 7, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के 2 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। तो स्टार्टिंग ऑफ विद ऑफ कोर्स PTI, देन PMLN एंड देन द रेस्ट, वो हमने आपको बता दिया है। पंजाब के कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून 44 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है, और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में नून लीग पर एतमाद का इजहार करने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। तो फिर फवाद चौधरी साहब किस बात पे? ये ही तो सवाल है। ओवरऑल चलें, यकीनन तहरीक इंसाफ जो कि बरसरे इक़्तिदार जमात है वो नंबर 1 है, लेकिन 63 और 59 का एक तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। फिर मुस्लिम लीग नून इज़ लीडिंग इन पंजाब, तो दैट should it be a matter of concern for the ruling party or not? ये हम पूछते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब, जिनकी इंतखाबी मामलात पर बड़ी गहरी नज़र है। वड़ाइच साहब, सबसे पहले तो ओवरऑल प्रोसेस, टर्न आउट, लोगों की दिलचस्पी, क्या रिपोर्ट्स आती रहीं कल आपको सारा दिन मुख्तलिफ इलाकों से कि डिड पीपल एक्चुअली टेक इंटरेस्ट इन दीज इलेक्शंस? जी डेफिनेटली, जो कंटोनमेंट बोर्ड के वहाँ बड़ी एक्टिविटी रही, गलियों में, बाजारों में बहुत ज़्यादा कंपेन हुई, और जो नून लीग के लीडर थे और जो PTI के लीडर थे, दोनों ने बड़ी मेहनत की और जलसे किए। तकरीबन कई हफ्तों से वो जलसे कर रहे थे, और उन जलसों के नतीजे में ज़ाहिर है एक कंपेन बन गई थी, और वो उस कैंपेन के नतीजे में लोगों ने वोट भी डाले, और तकरीबन जो रिजल्ट्स जैसे आप फरमा रहे हैं, रिजल्ट्स तकरीबन वही हैं जो 2018 के इलेक्शन के रिजल्ट्स थे, और लगता है कि अभी तक लोग वहीं खड़े हैं। आप देखें कि पंजाब के लोग उसी तरह पीपल्स पार्टी के, उसी तरह नून लीग के साथ खड़े हैं, शहरों के लोग, और उसी तरह PTI के साथ भी आपको नजर आते हैं कि कौमी सतह पे ज्यादा जो है वो PTI है और पंजाब की सतह पे नून लीग है। तो इससे आपको वही ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं जो कि 2018 के इलेक्शन में थे। अभी उनमें कोई मेजर तब्दीली जो अच्छा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है 63-59 में। तो जब वफाकी वजीर साहब ये दावा करते हैं कि कौमी सतह की एक ही बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो आपको उनके दावे में कितनी जान नजर आती है?
मुझे नहीं लगता कि उनके दावे में जान है। इस मुल्क के अंदर अपोजिशन को जितनी देर तक आप अहमियत नहीं देते, जितनी उतनी देर तक उसको रिकग्नाइज नहीं करते, उतनी देर तक आप सही तर्जमानी नहीं कर रहे। पाकिस्तान में मुख्तलिफ राय लोग हैं, पीटीआई के हामी भी मौजूद हैं, नून के हामी भी मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, और यही हमें कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में भी नजर आया कि मुख्तलिफ लोगों ने राय दी और वही राय सामने आई। अच्छा, शुड गवर्नमेंट बी कंसर्न्ड? खास तौर पे वराइज साहब, अगर ओवरऑल तो हमने बता दिया पीटीआई की लीड है, लेकिन अगर सिर्फ पंजाब में देखा जाए तो डेफिनेटली पीएमएलएन लीड्स ओवर देयर, तो गवर्नमेंट को, हुकूमत को इस बात से क्या समझने की जरूरत है? मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ये समझना चाहिए कि पंजाब अभी भी उनके हाथ में नहीं आया, बावजूद इसके कि 3 साल से उनकी हुकूमत है, लेकिन अभी तक वो कुछ ऐसा नहीं कर सके कि लोग उनके हामी हो जाएं। अभी भी लोग उसी तरह सोचते हैं जिस तरह 2018 में या उससे पहले सोचते थे। और पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस मायूस कुनी रही है पंजाब में। बिलावल साहब जगह जगह जा भी रहे हैं, अभी कुछ नहीं बना। बड़ी कोशिश कर रही है पीपल्स पार्टी, सोच की हद तक, कोशिश की हद तक, लेकिन अभी नहीं लगता कि कोई। मुल्तान में सोहेल साहब क्या हुआ है? वहाँ इत्तलात थी कि जी आज़ाद उम्मीदवार बाय द वे 3rd नंबर पे आए हैं, 53 जीते हैं। एक तो ये फिनोमेना, फिर ये भी थी इत्तलात के मुल्तान के आज़ाद उम्मीदवार भी दीगर जमातों से राब्ते कर रहे हैं। ज़ाहिर है जी, मुल्तान में भी ऐसा है। बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी की चूंकि आप बात कर रहे थे, तो पीपल्स पार्टी जो है वो स्ट्रगल कर रही है कि साउथ पंजाब में हम कोई अपना रास्ता बनाएं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि जब तक अपने मंशूर में अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी अट्रैक्शन नहीं डालते जिससे लोग उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं होते, वो पुरानी पीपल्स पार्टी के पुराने सपोर्टर लोग मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब तक आप नए लोग नहीं शामिल करेंगे, नई आवाजें नहीं शामिल करेंगे, तो आपके वोट बैंक में इजाफा कैसे होगा? सही। अच्छा वराइज साहब, एक ईवीएम पे भी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे भी एक बहस चल रही है। ऑपोजिशन तो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, ना कि गवर्नमेंट भी कोई ऑपोजिशन को इत्मीनान में ले नहीं रही। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन पे भी ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, आज इजलास है। क्या आप इसको रिजॉल्व होते हुए किस तरह देखते हैं? मेरा ख्याल है कि रिजॉल्व हो जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट के अदारे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इन्हीं हुकूमत और अपोजिशन ने मिलके बनाया है। नहीं, वो फिर सवाती साहब कहते हैं आग लगा देनी चाहिए ऐसे इदारों को। नहीं, गलत कह रहे हैं। देखें, ऐसी उसकी वजह यह है कि कंसेंसस से ये इनकी सिलेक्शन हुई थी, बाकायदा हुकूमत ने इनका नाम दिया था, और मेरा ये ख्याल है कि अदारों को इतनी भी इजाजत होनी चाहिए कि वो हुकूमत से इख्तलाफ कर सकें। खुद मुख्तारी का मतलब ही ये है, ये थोड़ा है कि वो हुकूमत के मसाइल अदारे बन जाएं और जो हुकूमत कहे वही फैसले करे। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को आज़ादी से काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। और जब इदारों के एहतराम की बात आती है, और ये बहुत बात होती है, तो फिर तमाम इदारे काबिल एहतराम होने चाहिए एक जमहूरियत में। तो इलेक्शन कमीशन का भी एहतराम फिर सियासी जमातों को करना चाहिए, चाहे वो बरसर इक़्तिदार सियासी जमात हो या अपोजिशन हो। चल वैसे वड़ाइद साहब, अभी तो कोई लचक दिखा नहीं रहा। आपको लगता है पीटीआई कहती रहेगी कि ईवीएम होना चाहिए, अपोजिशन कहती रहेगी ईवीएम नहीं होना चाहिए, ये तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा अभी जो फजा बनी हुई है उसमें? तो देखिए, अभी तो इलेक्शन 2 साल दूर है, जाहिर है, तो इसलिए, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शन से करीब कोई फैसला कुन मुज़ाकरात भी होंगे और उस पर फैसला कुन बातचीत भी होगी। तो अभी देखते जाएं, तेल देखें, तेल की धार देखें। और सहाफियों का जो धरना जारी है, एक और भी वो भी बहास है ना, ज्यादती है, बड़ी ज्यादती हो रही है सहाफियों के साथ, और एक तरफा हुकूमत इक़दामात कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका सोहेल वड़ाइद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़रा ओवरऑल हमने तमाम ही बातों पे बात कर ली, बस ये पूछना रह गया था कि आज आपने क्या खाया सुबह नाश्ते में। हाँ, लेकिन कभी कभार देखें, अभी हफ्ता स्टार्ट हुआ है और बहुत कुछ होने वाला है इस हफ्ते में। हमारे माशाल्लाह पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमेशा बड़ा हीटेड रहता है, सो वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड इन व्हाट डायरेक्शन वी आर गोइंग। इस राजा की मीडिया टॉक पे तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। आई होप कि अपनी जिम्मेदारियां, हर से हम गुड लक भी कहेंगे, नेक ख्वाहिशात का इजहार भी करेंगे, ये अच्छे से निभाएं। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट अ टॉप स्टोरी फर्स्ट, और
एक दफ़ा फिर याद भी दिलाएं और दुनिया को इस सुनने की बहुत ज़रूरत है कि क्या हो रहा है। भारत की 9 लाख अफवाज बरसों से निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। मकबूजा कश्मीर में भारत के बदतरीन मुजालिम पर पाकिस्तान ने ताज़ा डॉसियर जारी कर दिया है और 131 सफ़हात पर मुश्तमिल डॉसियर में मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेस के हाथों इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के नाकाबिले तरदीद और ठोस सबूत जो हैं अब भी दुनिया की आंखें ना खुलें तो फिर आफरीन है। 2014 से अब तक भारतीय फोर्सेस ने सैकड़ों कश्मीरी खवातीन और बच्चे शहीद किए हैं। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन एंड विमेन। हजारों कश्मीरी खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया है। पैलेट गन के इस्तेमाल से भारतीय फौज ने हजारों कश्मीरी नौजवान नाबीना जख्मी कर दिए हैं, पार्शली ब्लाइंड हो गए हैं कितने ही लोग। और 2017 से मकबूजा कश्मीर में आपको पता ही है भारत ने केमिकल हथियारों का इस्तेमाल शुरू करके नाज़ी फौज के मजालिम की याद दिला दी है और खुसूसी हैसियत तब्दील करने के बाद मकबूजा कश्मीर को भारत ने 750 से जायद रोज से दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाकर लिटरली रखा हुआ है। ये आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अगर दुनिया ने कुछ नहीं देखना तो नहीं देखना। क्योंकि यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार कुछ हुआ हो तो अब हम दुनिया की अटेंशन जो इधर लाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर इयर्स, डेकेड्स, एंड इट कीप्स गेटिंग वर्स। और येट हमें नजर आ रहा होता है कि दुनिया की जो एक अटेंशन स्पैन है वो थोड़ी देर के लिए किसी और चीज पे जाता है और फिर गायब। तो इस चीज पे हमें बार बार दुनिया को याद दिलाने की जरूरत भी है। लेकिन पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान ने ताज़ा टोसी भी जारी किया है। क्या कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये भी सुनिए। जब से बीजेपी की आरएसएस हिंदुत्व सोच की सरकार दिल्ली पर काबिज हुई है, इसने एक नई शिद्दत अख्तियार कर ली है और आप देख रहे हैं कि वायलेशंस में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। आज हम बैठे हैं तो मिलिट्री सीज को 769 दिन बीत चुके हैं। ये जो दुनिया की सो कॉल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का दावा करने वाली हुकूमत है, इसका असली चेहरा दुनिया के सामने रखना चाहिए, उसे बेनकाब करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि ये कहते क्या हैं और ये करते क्या हैं। Pakistan will continue presenting evidence that will show what the real India is and how it's a threat to the world. अच्छा, ये तो आपने शाह महमूद कुरैशी साहब को सुना, लेकिन अजीब सी बात ये है, बल्कि अजीब सी क्या, इसको तो एक्सपेक्ट करें कि अफगानिस्तान में अपना प्लान नाकाम होते देखकर इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ भी जो प्रोपेगेंडाज हैं वो शुरू कर दिए हैं। मतलब अपना अगर आपका काम नहीं चला, शुरू किया बिल्कुल, और अपना काम अगर आपका नहीं चला तो फिर पाकिस्तान की तरफ वो सारी गन्स की डायरेक्शन जो है वो इधर आपने कर दी है, विच इज़ totally as expected as it is from India, क्योंकि हम कश्मीर में तो देख ही रहे हैं। कोई इंडियन चैनल पाकिस्तान में किसी की नहीं आता, so you don't get to see that often, in fact at all. Which I would say you are spared of that, because but social media पे कभी-कभी पता लगता रहता है ना, भारतीय मीडिया ने फेक न्यूज़ का जो बाजार गर्म किया है, हमारे अदाकारों की तस्वीरें लगा के उन्हें कह रहे हैं पाकिस्तानी फौजी। टीवी तो एक और मीडियम है, सोशल मीडिया पे भी अगर आप देखें तो कल परसों ही वो हमारे अदाकारों की तस्वीर लगा के जो है मजे का खेज सूरत हाल उनकी तरफ से अब उतर आया है, जैसे कहते हैं ना। भारतीय मीडिया और भारतीय सरकार जो मकबूजा कश्मीर में कर रही है वो तो हमने आपके सामने रखा ही। होपफुली आलमी बिरादरी की भी आंखें खुलें और आलमी बिरादरी दुनिया में जैसे कहते हैं ना सेलेक्टिवली ना आवाज़ उठाए, जहाँ जहाँ इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ये आवाज़ उठाने में। अच्छा जी, दिस इज समथिंग दैट वी वांटेड टू रिमाइंड यू। एक और चीज़ जो आज होने वाली है उसके हवाले से भी आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन के इंतखाब के लिए गवर्निंग बोर्ड का खसूसी इजलास जो है वो आज लाहौर में हो रहा है। हालांकि everything is really said and done already। साबिक कप्तान रमीज राजा के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब होने का इम्कान है। I wouldn't even say कि इम्कान है। Do you think मतलब ये नहीं होगा, हो तो जाएगा? Obviously हो जाएगा। There's nobody who's contending against him, contesting against him। चेयरमैन के इंतखाब के बाद दोपहर में वो मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। ये लुकिंग फॉरवर्ड के वो क्या प्लान लेकर आते हैं, और जैसा कि कुछ लोगों का है कि उनका रवैया माजी में प्रॉब्लम मुबैना तौर पर थोड़ा स्नैपिश या थोड़ा सा रिजिड रहा है। होपफुली यू नो ही विल टेक एवरीबडी अलोंग।
बात ये है कि ही इज अ वेरी पॉपुलर, अ वेरी इन द न्यूज रहने वाले शख्स हैं, हमेशा कमेंटेटर रहे हैं, हमेशा इनके ओपिनियंस रहते हैं। अब वो इतने सालों का वो मजमूआ जो था, अब इनकी जो पोस्ट है उसमें ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इट, रिमाइंडिंग कि आपने क्या कहा था, क्या नहीं। तो आपकी ज़ाहिर ओपिनियंस दुनिया के सामने होती हैं। That is right. आपको कुछ लोग अच्छे लगते हैं, कुछ लोग नहीं अच्छे लगते हैं। अब इस पोस्ट को मद्देनजर रखते हुए वो थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा ना, बैठ नहीं। अच्छा चले, ये तो खैर वो बात जब करेंगे मीडिया से तो उसके बाद हम मजीद इसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन मूविंग ऑन, और शुरू में हम आपको बता रहे थे यंग पीपल आर रियली टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। हमने ओलंपिक्स में भी इस बार अपने देख लिया है, और अभी वीकेंड पे यूएस ओपन फाइनल्स हुए और उसमें तो लिटरली एकदम एक शॉकिंग था देखना। आपको बताएं कि यूएस ओपन का विमेन सिंगल्स का फाइनल कई हवालों से तारीखी रहा, और इसकी एक्चुअली तो मैं आपको बताता हूँ, हाँ लेकिन मैं बताती हूँ ना आपको कि जीता कौन है। जीती वो है जिनका लिटरली किसी ने जिक्र भी पहले नहीं सुना हुआ था, एमा राडुकानो, if I'm not wrong, and she is, लेकिन ज्यादा सरप्राइजिंग बात इसमें ये है she is only 18 years old। तो जब हम बात कर रहे होते हैं यंगस्टर्स की और कोविड जनरेशन जो एक नाम दिया गया, वैसे हमने नहीं दिया। मुकाबला आपको पता है, she was 19, ओपोनेंट जो थी इनकी फाइनल्स में 19 years old लैला फर्नांडिस। So 2 teenagers were actually in the final of the 19 US and 18। लेकिन मर्दों का मुकाबला ये वैसे देख लें आप जरा, वो शी मस्ट बी एन इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स आउट देयर। मर्दों में मुकाबले में जनाब नोवाक जोकोविच जो है वो हार गए हैं, और अगर वो जीत जाते तो 21वीं बार वो जीत जाते, बट उनका ये ख्वाब चकनाचूर हो गया। और डैनियल क्या है जी, मेडिडेव हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली हमने मैसेज इधर ये देखना है फॉर द यंगस्टर्स इन पाकिस्तान, क्योंकि अभी हमारा स्पोर्टिंग का जो वलवला है ना आफ्टर द ओलंपिक्स बड़ा जागा हुआ है, एंड वी हैव बिकम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी अवेयर। पहले से ही थे लेकिन अब जरा नाम सामने आना स्टार्ट हो गए। तो दिस इज इंस्पिरेशन दैट वी शुड बी फॉलोइंग, लुकिंग एट 18 साल की, मतलब इस पूरे 1.5 साल में इनकी प्रैक्टिस तो कोविड के दिनों में ही और क्वारंटीन और इन सारी रिस्ट्रिक्शंस के बीच में ही हो रही होगी, एंड कहाँ ये पहुंची हैं लड़कियाँ। अच्छा, एमा राडुकानो को बहुत वैसे तो मेहनत भी है इतनी ज़्यादा। शी इज़ 18 years old एंड यूएस ओपन विमेन फाइनल जीतने के बाद कितने $45 million, 45 या 20 $2.5 million. And the cuteness of it, please, I need to say that, because आप जब कोई जीतता है ना इतना बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट, तो फिर आप बड़ी डीप मीनिंगफुल बातें उनसे सुनते हैं कि आके वो क्या करेंगे, किस तरह उन्होंने मेहनत की। इनका ये कहना था, इंटरेस्टिंगली एमा का ये कहना था कि थ्रू आउट दिस होल प्रोसेस मेरे एयरपोर्ट्स गुम गए। सो द फर्स्ट थिंग शी वांट्स टू डू आफ्टर विनिंग दिस टाइटल, शी वांट्स टू बाय एयरपोर्ट्स। तो ये हमें बात क्यूट भी लगी, बिकॉज हैं तो बच्चे ना 18 साल में, लेकिन ज़रा आप इनकी मेहनत, इनका हार्ड वर्क, इनका डिसिप्लिन काउंट्स अ लॉट, वो देखें, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना अच्छा, एक चीज जो बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं हो रही है वो है महंगाई, और रुपए की कदर भी नीचे आ रही है। महंगाई में आए रोज इजाफा हो रहा है, नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। 13.64 पे इन्फ्लेशन माशाल्लाह हमारी चल रही है। आई वंडर ये हुकूमती तर्जुमान अल्फाज कहाँ से लाते हैं मतलब जब कोविड के फैलने की शरह ये होती है ना, तो हम पूरा पाकिस्तान बंद कर देते हैं। तो अब आप जरा महंगाई को देखें कि ये ऊपर चली जा रही है। इदारे शुमारियात की महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट बता रही है कि मुल्क में महंगाई की शरह 13.64% तक पहुँच गई है। गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में महंगाई में 1 से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। घी, कुकिंग ऑयल, दाल, मटन, चिकन, दूध समेत 24 अशिया मजीद महंगी हुई हैं। हुकूमत हाथ पर हाथ रखे बैठी है और महंगाई मुसलसल आवाम की कमर तोड़ रही है। और अभी डॉलर वाला जो तूफान है ना, वो तो आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू होता है, क्योंकि डॉलर की कदर ज़ाहिर है जब ऊपर जाती है तो फिर असरात तो आते हैं। नापरा ने भी बिजली की कीमत में ₹1.68 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी है। डॉलर भी ओढ़ा है, मईशत को तो धचका लगी रहा है, लेकिन सियासी तौर पर भी इसके संगीन असरात मुरतब होंगे लेटर ऑन। एवरीबडी बी केयरफुल अबाउट इट। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे वैसे, क्योंकि जब गरीब के लिए दाल रोटी भी हम कहते थे ना खा ले, वो अब दाल रोटी भी नहीं खा पा रहा। बहुत बुरा हाल है। इसी दर्जन भर केले भी अगर कोई अपने घर वालों के लिए लेके जाना चाहे ना, तो वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते लोग। बहुत मुश्किल हो चुका है। बड़ी रियलिटीज़ जो हैं वो सामने आपको नज़र भी आ रही हैं। अच्छा, इस पर हम बात भी करना चाहते हैं, और हमें इस वक्त ज्वाइन किया है डॉक्टर सलमान शाह ने। और ये महंगाई और ख़ासतौर पे गरीब के लिए जो आप पूछ रहे हैं ना, ये वज़ीर आला पंजाब के मुशीर डॉक्टर सलमान शाह इज़ विद अस। डॉक्टर साहब, महंगाई के ताज़ा दादोशुमार अभी हम पूरा मेंशन कर रहे थे, वो बता रहे हैं कि कम आमदनी वालों के लिए तो खाना पीना भी नामुमकिन होता जा रहा है। और सबसे ज़्यादा कंसर्न हमारा ये है, तो हुकूमत के वादों, बजट ऐलानात के बावजूद महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही। आपको
आपने स्टडी की, आपको क्या वजह नजर आती है? ओवरऑल महंगाई जो है उसके बेशुमार असबाब हैं और जो हमारा IMF प्रोग्राम हुआ है उसके असबाब हैं, इंटरनेशनल जो कीमतें हैं उनके असबाब हैं, फिर तेल की कीमतों ऊपर जानी, कमोडिटीज़ जो हैं इंपोर्टेड कमोडिटीज़ उनकी ज़्यादा कीमत होनी और रुपए की वैल्यू में जो गिरावट आई है IMF प्रोग्राम की वजह से, उससे महंगाई डेफिनेटली है। लेकिन इसका इम्पैक्ट रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में मुख्तलिफ है। रूरल एरियाज़ को जब हम देखते हैं तो रूरल एरियाज़ में किसान को पहले से बहुत ज़्यादा प्राइसेस मिल रही हैं उसके फसलों की, उसकी मेहनत की। दूसरी तरफ अगर आप अर्बन इकॉनमी में देखें तो जो प्राइसेस रूरल इकॉनमी में किसान को दी गई हैं उनका इम्पैक्ट अर्बन इकॉनमी पे नेगेटिव होता है, क्योंकि अर्बन इकॉनमी का कंज्यूमर जो है वो नेट बायर है फूड प्रोडक्ट्स का, तो उसको ज़्यादा कीमत देनी पड़ रही है और जाहिर है कि जब कीमतें बढ़ेंगी तो अर्बन इकॉनमी में उसका इम्पैक्ट आएगा और अर्बन जो गरीब लोग हैं उन पे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। सलमान साहब, जिस रफ्तार से डॉलर ऊपर गया अभी तो इसका इम्पैक्ट आना बाकी है। आप समझते हैं कि आने वाले चंद हफ्तों में मुमकिन भी होगा कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके? बिकॉज ये तो जब दावे कभी से किए जा रहे हैं, कंट्रोल हो नहीं रहा कुछ। अब डॉलर की कीमत जब बढ़ जाती है तो फिर इंसेंटिव इन चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करने का है। मसलन अब पाकिस्तान में सोलर एनर्जी को बहुत अहमियत बढ़ गई है, क्योंकि उसमें आपको ये महंगी जो गैस नहीं लेनी पड़ेगी, महंगा तेल नहीं लेना पड़ेगा और आप सूरज की तवानाई से आप अपनी तवानाई भी मुल्क में देंगे। सो अब उसकी तरफ बड़ा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा, बड़ी तेज़ी से होगा। इसी तरह बाकी चीज़ों में भी सब्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट होगा। हाई कॉस्ट इम्पोर्ट्स को लो कॉस्ट इम्पोर्ट्स से रिप्लेस किया जाएगा। तो ये तो एक पहलू है प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी साइड से एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं अब बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हैं इस वजह से, और उसमें जो इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट सेक्टर में हुई है उसका इम्पैक्ट भी मेरा ख्याल है कि क्योंकि अब तकरीबन 7-8 माह गुजर गए हैं, नई कैपेसिटी ऐड हो गई है, वो अब ऑनलाइन आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि अब आपके एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे और ये तवाज़ुन बेहतर हो जाएगा। थैंक यू सो मच शाह साहब, आपने वक्त दिया। जाहिर है जब रुपए की कदर जब इतनी गिर जाती है तो आम आदमी सफ़र करता ही करता है। चाहे वो अगर किसी का बच्चा फार्मूला दूध पीता है ना, तो आप उससे जाके पूछें कि डॉलर की कीमत जब बढ़ती है तो उस पर क्या बीतती है, और उसको फिर ये समझाने की कोशिश भी ना करें कि ये हो गया तो वो हो गया। उसका कोई कंसर्न नहीं है, उसको बस वो चीज़ चाहिए उस प्राइस पे जिस पे वो यूज्ड हुआ है और वो उसी पे लेता रहे। सो दिस नीड्स टू बी वर्कड आउट समहाउ। अ लॉट ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स जो कि पहले कंज्यूम करते थे आवाम, वो अब नहीं आती। बैलेंस क्रिएट हो, अब उनके अल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज भी तो लगे ना। एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे? हम सोचें इस बारे में। हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे तो वी हैव आवर गेस्ट इन द स्टूडियो, उनसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हैं वो अरसा दराज से दहाइयों से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में परफॉर्म करते हैं। जिस तरह ग्लोबली नाम पहुँचाया किसने पाकिस्तान का दुनिया में, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जैसे आर्टिस्टों ने, और उसके बाद ये लेगेसी आने वाली जो जनरेशन है उसको कैरी कर रही है, चाहे वो राहत फ़तेह अली ख़ान साहब हों, आतिफ असलम हो, या हमारे मेगा स्टार्स एक्टर्स हों, फवाद खान और दीगर लोग। अब इन लोगों को वहाँ पर लेकर जाना, इनको प्रोजेक्ट करना, इनको प्रेजेंट करना, ये बड़ा एक काम है। जैसे कि हमारे सिंगर्स के कॉन्सर्ट कराना या अदाकारों के मीट एंड ग्रीट कराना, और ये काम करते हैं जनाब बड़े ही अच्छे तरीके से। रेहान सिद्दीकी साहब गुज़श्ता 28 साल से, जो वैसे तो अमेरिका में बेस्ड हैं लेकिन इंटरनेशनल प्रमोटर की हैसियत से अपना नाम मनवा चुके हैं, मुख्तलिफ ममालिक में अपना काम करते हैं। रेहान सिद्दीकी इज ऑल्सो द ओनर ऑफ सेवरल रेडियो स्टेशंस इन ह्यूस्टन एज वेल, इंटरनेशनल प्रमोटर हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं। रेहान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन जियो पाकिस्तान, वेलकम। ये इंसिडेंटली घुस गए इस फील्ड में या फिर क्योंकि ये तो बड़ा काम है? और ये तो ऑलवेज वॉज पैशनेट, यही शौक था और
was into culture, ट्रेडिशन, ख़ास तौर पे जब आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो अगर आपको अपना म्यूज़िक, अपनी इंफॉर्मेशन, अपने लोग, अपनी talk shows, just like how it is in Pakistan. But is it the same in America also for Pakistani artists जो वहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, वो उसी तरह involved हैं पाकिस्तानी music, TV, films में? You will be surprised. Really? पाकिस्तानी जो अमेरिका में रहते हैं, they are absolutely involved और हर तरीके से पार्टिसिपेट भी करते हैं in any and every सारे ड्रामे देखते हैं, सारे नए गाने सुनते हैं। Absolutely. अच्छा, मुश्किल भी होता होगा at times, कभी हम सुनी सुनाई बातें हैं ना कि आर्टिस्ट के टैंट्रम भी होते हैं या एट टाइम्स क्राउड इतना ज़्यादा हो जाता है उसे मैनेज करने को, कोई ऐसे कोई यादगार लम्हात, कोई वाक़यात, क्योंकि आप अक्रॉस द बॉर्डर भी आर्टिस्ट को मैनेज करते रहे हैं और इंटरनेशनली लोगों को इंटरनेशनली लेके जाते रहे हैं। देखिए, किसके साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? आया मुझे I really enjoy working with Atif Aslam. अच्छा, he's one name of Pakistan who draws the crowd. He's a seller. I'm talking in the national promoter language. He's a performer. He can interact with the crowd और हर तरीके से blend करते हैं. No ego, very down to earth. And same goes for उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान। ये दो ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में अपना एक नाम मुकाम बना लिया। सो एज़ फार एज टेंट्रम्स ऑफ आर्टिस्ट आर कंसर्न, देखें सबसे बड़ी बात होती है जब ये इन लोगों को पाकिस्तान में विद द स्पेशल एडवर्टाइजिंग्स दे डू और मीट एंड ग्रीट्स दे डू, बहुत पैसा बनता है। जब ये इंटरनेशनल मार्केट्स में जाते हैं, पीपल थिंक दे मेक अ लॉट ऑफ मनी, नहीं, बट दे कनेक्ट विद देयर फैंस। वहाँ पर इनको जो एक प्लेटफॉर्म चाहिए है, इनका साउंड, इनकी लाइट, इनकी प्रेजेंटेशन, इनकी इमेजिंग, इनकी मार्केटिंग उस तरह हो that we're able to bring in 8 to 10,000 people per shows. I will tell you, Atif Aslam leads the market right now. He हर शो में 8 से 10,000 लोग होते हैं। अच्छा, आतिफ राहत साहब हो गए, आतिफ साहब हो गए, ये तो हैं नए टैलेंट को भी, नॉट रियली नया बट जो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनको भी आप कोशिश करते हैं। जैसे कि कव्वाली में संतू खान साहब हैं, बड़े अच्छे कव्वाल हैं, एंड द लिस्ट गोज ऑन, और भी बहुत से गुलकार सिंगर्स हैं। अभी जो मेरा मकसद है, I've been traveling to Pakistan a lot in the last 2 years. We want to promote Pakistani talent. पाकिस्तान के जो नए सिंगर्स हैं उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देना। एंड बिलीव इट और नॉट, वही बात होती है कि जब हम लोग उनको मार्केट करते हैं, और हमेशा से फ्रॉम द वेरी डे वन हमारा ताबन रहा है जियो टेलीविज़न का। दे हैव मार्केटेड द शो ओवरसीज, एज यू नो जियो हैज़ अ वेरी बिग रीच यूएस। बिल्कुल, वो भी हमने देखा। रेहान, एक चीज़ जब हम ब्रेक में बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि इस बार अब आपका पैग है टूरिज्म को भी लेके जाना, जो कि हमारे वज़ीर आज़म का भी बहुत बड़ा विजन है कि पाकिस्तानी टूरिज्म भी बाहर प्रमोट हो। किस तरह आप ये हर चीज़ को किस तरह पैकेज करेंगे जहाँ हमारे आर्टिस्ट भी हों, हमारे टूरिज्म भी प्रमोट हो रही हो? देखिए, आई बीन डूइंग दिस फॉर 28 ईयर्स। मगर जब से खान साहब आए हैं तो लोगों का ट्रस्ट टुवर्ड्स पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट और स्ट्रॉन्ग हो गया है। सो थ्रू दैट वी वांट टू मेक श्योर कि पाकिस्तान का जो टूरिज़्म है, इतने खूबसूरत इलाके हैं, इतना रियल एस्टेट है, तो उसको हम प्रमोट करें ताकि ओवरसीज़ हम लोग फाइनेंशियल कमिटमेंट पाकिस्तान लेकर आ सकें और इन शोज़ के ज़रिए उसको प्रमोट कर सकें। बिकॉज जी, और आपके पास एक अपडेट है उमर शरीफ साहब से मुताल्लिक, जो कि यू आर आल्सो फैसिलिटेटिंग हिज वीज़ा प्रोसेस एंड एवरीथिंग। तो आप बता रहे थे आज उनका इंटरव्यू है एम्बेसी में। जी, आज उनकी फैमिली का इंटरव्यू है और इंशाल्लाह देयर वीज़ाज़ विल गेट अप्रूव्ड। अब से लेकर 3 बजे तक अमेरिकन एम्बेसी में उनका इंटरव्यू है, और इसमें मैं ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बिकॉज Umar Sharif is a legend. Indeed. And the government openly announced that they will take care of all the expenses, and that takes a lot, and inshallah bhi visa ja process ho jayega. He is in need to immediately take an air ambulance over to the US. He's going to Washington DC. Dr. Shahab ne initiative liya hai. He's going out of the way to take care of that. And we wrote a letter to the congresswoman. So hopefully everything will be done today. चलें, good luck for that as well. इसका तो खास तौर पे हम आपको शुक्रिया इसलिए करेंगे क्योंकि ये तो हमारे लेजेंड हैं, और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूजन थी कि क्या होगा और किस तरह लेके जाएंगे। So you have coordinated a lot in that. बहुत शुक्रिया रेहान सिद्दीकी। Thank you रेहान सिद्दीकी साहब। Dr. Shahab is the legendary Reema Khan's husband. उनके जो शौहर हैं वो ये सारे मिलके, देखिए सारों को मिलके ही कुछ करना पड़ता है तो कोई काम होता है, और इंशाल्लाह सून उमर शरीफ साहब विल बी गेटिंग ट्रीटेड इन द US।